नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया। पार्टी अपनी भविष्य की सियासत को देखते हुए समिति से कुछ बड़े चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, तो कुछ नए चेहरों को जगह दी। बीजेपी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं का बाहर होना सियासी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। गडकरी बीजेपी की हाई प्रोफाइल कमेटी से एक तरफ बाहर हुए तो उनकी जगह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ाकर उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बना दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि गडकरी के रिप्लेसमेंट के तौर पर फडणवीस की नियुक्ति को देखा जा रहा है। गडकरी बीजेपी के मुखर नेता रहे और पिछले 2 सालों से खुलकर अपनी बात रखते हैं। वो अपने मंत्रालय में किसी तरह का कोई दखल नहीं चाहते, बल्कि अपनी मर्जी से उन्होंने काम किया। गडकरी को हटाए जाने का संदेश साफ है कि पार्टी के लाइन से हटकर किसी को चलने की आजादी नहीं है। हालांकि गडकरी संघ प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान की भी संसदीय बोर्ड से छुट्टी हो गई। वही एमसी से आने वाले बीजेपी नेता वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया। एमपी की बात कर रहे हैं हम। एक समय शिवराज और नरेंद्र मोदी दोनों ही एक कद के नेता माने जाते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 2018 में शिवराज ने 56 सीटें गंवा दी थी और कांग्रेस सरकार बनी थी। अमित शाह की कोशिश और ऑपरेशन लोटस से बीजेपी 2020 में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वहीं बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के बदले मुआवजे के रूप में बोर्ड में जगह दी गई। कुछ ऐसा ही सर्बानंद सोनोवाल के साथ हुआ। सोनोवाल को भी असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बदले पुरस्कृत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बदलाव ने खुद बीजेपी के नेताओं को चौंका दिया है। पार्टी और संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया है। साथ ही 4 बार से एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पार्टी के दोनों बड़ी समितियों से हटा दिया गया है। दोनों नेताओं का कद पार्टी में बड़ा माना जाता है। ऐसे में इन्हें दोनों समितियों से हटाने को लेकर इनका कद छोटा किए जाने के रूप में देखा जा रहा है। यही नहीं, पार्टी का मुस्लिम चेहरा शहनवाज हुसैन को भी चुनाव समिति से हटा दिया गया। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में शामिल किया गया है। तो चुनाव समिति में राजस्थान के नेता ओम माथुर और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव को भी जगह दी गई है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के पतन का इनाम देवेंद्र फडणवीस को मिला है। देवेंद्र फडणवीस को चुनाव समिति में जगह दी गई है। संसदीय बोर्ड में शामिल किए जाने और हटाए जाने की बीजेपी में खासी अहमियत है। संसदीय बोर्ड को स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक फैसले लेने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी संसदीय बोर्ड तय करता है। इसमें अध्यक्ष समेत 11 सदस्य होते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं। ऐसे में नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के बोर्ड से बाहर किए जाने को लेकर राजनीति के पंडित भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो इस बड़े बदलाव के संकेत क्या है? किसी ने सोचा नहीं था कि नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता को, जिनका अपना वजूद है, अपनी पहचान है, अपनी बात है, उसको हटा दिया जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं इस बड़े बदलाव के संकेत क्या कहते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अश्विनी प्रताप शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनोज तिवारी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी
समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अश्विनी प्रताप शाही जी, बड़े संकेत, बड़े बदलाव संकेत हैं क्या? क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं गया था कि गडकरी जैसे बड़े नेता इसमें से हटा दिए जाएंगे और मध्य प्रदेश के सीएम, उनको भी बाहर का रास्ता। वजह, कारण? नवीन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन है, पूरे देश को चौंकाता है। चाहे वो मीडिया हो या विपक्षी दल हो, सबको चौंकाने वाला ही होता है। और भारतीय जनता पार्टी आज अपने आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हमेशा लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश करते हुए ये किया जाता है कि इसको ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, जैसे बाकी अन्य दल है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, ये वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। यहाँ पर एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से महामहिम तक पहुंचा है। तो इसमें हम लोग अगर कोई बदलाव करते हैं तो इसमें कोई दुनिया चौंकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है आज के दिन में कि हमारे पास लोगों की होड़ लगी हुई है कि किसको हम कहां पर ले आए, और हमेशा हम सेकेंड लाइन तैयार करते हैं। इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे चेहरे लाए गए हैं। आप माननीय फडणवीस जी का नाम ले लीजिए। जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो यही मीडिया, यही विपक्षी दल, अरे उनका कद घटा दिया गया, वो तो खत्म कर दिए गए, बहुत से कयास लगाए गए। लेकिन वो तो आज बनना ही नहीं चाहते थे उप मुख्यमंत्री। नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी की बात माना या नहीं माना। ठीक, ये है आंतरिक लोकतंत्र। ये नहीं है कि G23 बनाकर उसके बाद कुछ बोला जाए तो उनके घर पे पत्थर चले। ठीक, ये नहीं है कि एक सभा बुलाई जाए और सबसे बुजुर्ग नेता के हाथ से माइक छीन लिया जाए। ये नहीं है कि जो संस्थापक सदस्य हो उसको बस के हत्थे पर बैठाया जाए। ये लोकतंत्र नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो नेता जो पार्टी में अपनी आवाज बढ़ा सकते हैं या पार्टी लीग से अलग हटकर चलते हैं, अपने निर्णय खुद करते हैं, उनसे परेशानी हो, उनको हटा दिया गया हो? कुछ सवाल ये खड़े कर रहा है विपक्ष। रविंद्र जी, सवाल बहुत, मैं तो कह रहा हूँ, कयास लगेंगे, विपक्षी दल लगाएंगे, मीडिया लगाएगी, लेकिन इसको समझना और इसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल काम है। भारतीय जनता पार्टी को अगर आज डिकोड कर लिया गया होता तो आज 18 राज्यों में न सरकार होती और न इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी होती। नहीं, इस बात से तो हम सहमत हैं। आपके कई खुद के नेता भी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नेता डिकोड करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हाँ। हमारे नेता जो है, जो पार्टी का आदेश होता है, अभी आपने कहा कि वो बनना नहीं चाहते थे, मैंने कहा कि आखिर में बात माना उन्होंने, तो वो डिकोड नहीं करना चाहते। वो पार्टी का जो आदेश है वो सर्वोपरि रखते हुए, संगठन को सर्वोपरि रखते हुए वो आगे विपक्षी बढ़ना दल चाहते कहते हैं कि अगर नोटबंदी लागू होती है तो वित्त मंत्री को पता नहीं होता, जीएसटी की बात होती है तो पता नहीं होता, अगर कुछ और बात की गई तो दूसरे मंत्री को पता नहीं होता। तो ये चीजें भी डिकोड नहीं हो पाती, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये विपक्षी दलों का तो कहना कुछ न कुछ तो उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं रहता है कि क्या करने जा रही है। हमको कहां पर हमको कितना वोट मिलेगा ये भी नहीं पता है इनको। उत्तर प्रदेश में 6% से 2% पर आ जाती है कांग्रेस, उसको नहीं पता होता है, वो तो सरकार बना रही होती है। इसका जवाब तो कांग्रेस बेटर दे पाएगी। मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, देश की मजबूती की बात करती है, सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और यही वजह है जो आप टॉप पर है। आप कहां चले गए, आप मंथन कीजिए। रविंद्र जी, लेकिन जो बदलाव देखें उसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत सरल जवाब है। थोड़ा सा साहित्य को इस बात को प्रकाशित करने की कोशिश करनी पड़ेगी जी। देखिए, भाजपा इसमें फर्क क्या है कि एक कहावत है, सावन में सियार का जन्म हुआ और भादों में तो सियार ने कहा कि ऐसी बार होने दिखती ही नहीं। उत्पत्ति और आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। मैं इसको सही करवाता हूं, आपके साउंड को पैनल से कह के कि साउंड इनकी सही की जाए। भास्कर जोशी जी, यही सवाल आपसे, जब तक मनोज जी जुड़ेंगे तब तक आपसे समझना है। बहुत क्लियर, बिल्कुल क्लियर संकेत है भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरह से समीकरण यहाँ पर बोर्ड में और समिति में उन्होंने बनाए हैं,
हर जगह से एक व्यक्ति उठाया। देखिए, जो समाजवादी चिंतन है रविंद्र जी, आप अच्छे से जानते हैं, और हमारा जो विजन होता है वो ये होता है, हम लोग अपनी पार्टी और अपने पार्टी के अंदर की बातें करते हैं, ना तो हम किसी दूसरे परिवार की ना दूसरे पार्टी की बात करते हैं। क्योंकि आपने आज डिबेट इसी विषय पे रखी हुई है, तो मैं निश्चित तौर पे इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैं अपने 27 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ, आज हम जैसा विपक्ष का व्यक्ति भी बड़ा आहत है। और आहत इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एकमात्र नेता, अगर मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतिहास उठाता हूँ, जिसका विपक्ष भी बहुत सम्मान करता है, और जिनके पास विपक्ष का नेता भी चला गया कोई जन सरोकार के मुद्दे को लेकर, वो खाली हाथ नहीं लौटा, ऐसे एकमात्र नेता अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी में आज की राजनीति में, तो उनका नाम सदैव नितिन गडकरी जी हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की महानता को देखिए, उन्होंने खुले मन से नितिन गडकरी जी के काम की और नितिन गडकरी जी के स्वभाव की और विचारों की तारीफ खुले मन से करी है। ऐसा भी कभी कभी राजनीतिक जीवन में होता है। और इनके साथ साथ हम देखते हैं येदियुरप्पा जी, जो कि हमेशा विवादों को पाले रहे, उनको आज स्थान मिलता है, तो मुझे लगता है नहीं, लेकिन अभी अश्विनी शाही जी ने ये बोला कि बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो दल हैं, वो प्राइवेट पार्टी की तरह हैं, परिवारवाद को लेकर चलते हैं, तो ये तो आरोप कहीं ना कहीं सही लगे ना कि एक जगह तक सीमित रहे। उन्होंने जो एक संकेत दिया और जो एक संदेश दिया देश को कि भाई हमारे यहाँ परिवारवाद की भी कोई बात नहीं है, ऊपर से जो नीचे तक बात जाती है और उसके बाद तय किया जाता है कि कौन सा चेहरा कहाँ पर रहेगा। तो प्राइवेट पार्टी है आपकी। बस मुझे 2 मिनट का विषय दीजिए रविंद्र जी, विषय थोड़ा सा अटक जाएगा और बड़ा गंभीर डिबेट है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, द पार्टी विद डिफरेंस वो यही है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है और जो यशमैन नहीं है और काम ज्यादा करता है, वो तो आउट रहेगा और दागी व्यक्ति येदियुरप्पा अंदर आएंगे। यही नई भाजपा है। निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज मैं कम से कम 100 लोगों से मिला और 100 लोगों में अपने पक्ष विपक्ष के कई लोगों से मिला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज आहत है और विपक्ष के लोग भी जो चाहते हैं इस देश और प्रदेश का विकास हो, वो लोग भी आज आहत हुए। ठीक है, मनोज तिवारी जी, आपकी आवाज उस वक्त ठीक नहीं आ रही थी, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे। सबका साथ सबका विकास, एक लिमिट सेट करी और उसको लेकर यहाँ पर समिति और बोर्ड दोनों जगह ये चीजें नजर आ रही। आवाज आ रही है? जी जी बताइए। अभी मैं शाही जी के जवाब देना चाहता हूँ, बात को सुन रहा था। कहावत है में, चूंकि भाषी और देश के लोग हैं, एक साधारण है, सावन में श्याम और भादों में बाढ़ आई। सीएम ने कहा कि ऐसी बात तो की नहीं। 8 वर्ष उसके पहले 7 वर्षों का अभ्युदय है, 15 वर्षों का इतिहास है। अब साहित्य कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक दल है क्या? ये तो 2 लोगों का संगठन है, आदरणीय मोदी और अमित शाह जी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में किसी की बात मुझे तो लगता है, अब इसके दुख को, इसके तकलीफ को समझता हूँ तो गडकरी साहब से पूछ और निर्मला सीतारमण से पूछिए। मुझे लगता है उनसे वार्ता भी होती है या नहीं होती है, या किसी चीज की चर्चा होती है, चर्चा होती है, मुझे नहीं पता। ठीक है, हम सुनील कौशिक जी से भी जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीति को बहुत अच्छे से और गहराई से समझते भी हैं। सुनील जी, ये जो परिस्थितियां दिख रही हैं, एक ऐसा नेता जिसको विरोधी दल भी पसंद करता है और वो समिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने एक आईना दिखाने की कोशिश की है बाकी दलों को कि हमारे दल में सबका साथ सबके विकास की बात की जाती है और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। क्या इस बात से सहमत हैं? तो रविंद्र जी, मैं जो अभी एक दिन पहले तो सूची जारी हुई और मैं समीक्षा अपने स्तर से कर पाऊँ जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है जी, ये सबसे कमजोर संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की रहेगी। जिस तरीके से कमजोर किस मायने में? दरकिनार करके जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिस तरीके से बैलेंस बनाने का काम जो किया है, जो किसी भी राजनीतिक दल की जो बड़ी कमेटियां होती हैं,
मैं समझ सकता हूँ कम से कम धरातल पर वो ऐसी कहें जो एक दूसरे की बातें कह सके, सुन सके और समझ सके। ठीक। जहां गडकरी जी को हटा करके देवेंद्र फडणवीस का पद बढ़ाना कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि गडकरी जी की राजनीति समाप्त होने का समय आ गया। और बाकी लोग भी सतर्क हो जाए। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से एक ऐसा चेहरा लिया गया जहां आप दलित की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को वहां से हटाया गया। इतने बड़े संसदीय बोर्ड में एक मुख्यमंत्री नहीं है, 17 राज्यों में आपकी चुनाव है। जो जनता के दरबार से होकर के जो निकलते हैं, जनता जिनके नाम पर मोहर लगाती है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्रियों का होना उसमें बहुत अति आवश्यक था, ये अब तक नहीं हुआ है। दूसरा, इकबाल जी की बात करें तो आप ये जरूर हो सकता है कि आपने एक दलित को ले लिया और एक अल्पसंख्यक को ले लिया, एक महिलाओं को स्थान दे दिया, ये कहने के लिए, राजनीति करने के लिए बातें हो सकती हैं। समीकरण को देखें तो ठीक लगता है। हाँ, वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये तो कोई चीज निर्णय को लेकर के कोई पत्र जाएगा तो इन सभी चेहरों में से कोई एक ऐसा चेहरा हो जो असहमति जता दे। ठीक बात। तो ये मैं कह सकता हूं कि यदि भाजपा के अब तक संसदीय बोर्ड की सूची या चुनाव समिति की सूचियां देख लिया जाए तो मैं कहूंगा सबसे कमजोर, और कहूंगा कि इस समिति में या संसदीय बोर्ड में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो चाहे अमित शाह या मोदी जी निर्णय कर लें उस पर कोई सवाल खड़ा करना है। ठीक बात है। और संसदीय समिति में एक चेहरा ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, एक चेहरा नहीं होना चाहिए, मतलब कई चेहरे ऐसे होने चाहिए। मेरे हिसाब से जो राजनीति का मतलब यही होता है, राजनीति 2-4 लोगों में नहीं समझ जाती। जो कांग्रेस अटल जी के समय की जो भारतीय जनता पार्टी थी और मोदी जी और अमित शाह के समय की जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? वो तो पूरा देश जानता है रविंद्र जी, बहुत अंतर आ रहा है, इसमें कहने की क्या आवश्यकता है। ये तो अश्विनी जी भी यदि ऑफ कैमरा बात करेंगे तो अश्विनी साहिब भी स्वीकार कर लेंगे, ऑन कैमरा स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं रविंद्र जी कि राजनीतिक दल और राजनीति किसी हिसाब से चलती है। यदि हम इंदिरा गांधी जी के इतिहास की बात करें तो वही दौर लौट के आया है। यदि पार्टी पे कमांड करने वाले या निर्णय लेने वाले लोग मजबूती तरीके से कंट्रोल पार्टी को नहीं करेंगे तो नहीं चल पाएगी। ये कांग्रेस का असर आपने देखा और राजनीतिक दलों का आपस से देख लीजिए। तो ये एक राजनीतिक तरीके से और कूटनीतिक तरीके से तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र की बात करें या जिनको जो चीजें मिलनी चाहिए बतौर प्रसाद कहेंगे इसको, लेकिन राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा जो होती है, जिस दरबार से वो निकल के जाते हैं जहां जनता का आशीर्वाद होता है, यदि ऐसे चेहरे भी इसमें रखे जाते तो मुझे लगता है कि जो अश्विनी साई कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, तो आंतरिक लोकतंत्र की बात कही जा सकती है। लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े, उनकी बात को हम कम शब्दों में अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि क्यों वो कह रहे हैं कि अब तक का सबसे कमजोर ये समिति देखने को मिल रही है। एक छोटी सी कहानी से हम आपको बताते हैं कि अगर हम एक साथ दो लोग बैठे होते हैं अगर एक साथ, और वो 1-1 रुपया एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास 1 ही रुपया रहता है। लेकिन अगर दो लोग बैठकर 1-1 विचार आपस में एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास 2 विचार होते हैं। जब आप बोर्ड में या समिति में होते हैं तो लोग अपनी बात रखते हैं, तो आपके पास 10 विचार 11 विचार आ गए। उन विचारों में से एक विचार आप चुन सकते हैं जो देश के हित में होता है। क्या उस मजबूती को कम करने की कोशिश की जा रही है? मैं सही कह रहा हूं ना कौशिक साहब? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आप देखिए जो अश्विनी साई साहब कह रहे थे आंतरिक लोकतंत्र की, कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे लेकिन बनना पड़ा, तो इसका मतलब ये संसदीय दल के बोर्ड में रहेंगे वो तो कुछ मना कर पाएंगे? ये तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि आंतरिक लोकतंत्र में जब ऊपर से आदेश होता है तो मानना पड़ता है। ठीक है। अश्विनी साई, अब आपने इंटेंशनली बोला हो या धोखे में बोला हो या आपने जो अपनी बात कहनी चाहिए, उन्होंने कि आंतरिक लोकतंत्र तो है लेकिन देश का लोकतंत्र नजर नहीं आ रहा। और साथ ही साथ ये भी जोड़ा है जो हमने बात करी, अटल जी की जब सत्ता थी तो लोकतंत्र कुछ और था, उसके मायने कुछ और थे, पार्टी में कुछ मजबूती थी। वर्तमान में ऐसा नहीं देखने को मिलता। देखिए, पहले भी मैंने रविंद्र जी कहा कि ये कयास, एक लाइन में अगर बोलूं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, आप बोले, कौशिक जी बोले, जोशी जी बोले, तो उसको नहीं, ये कयास नहीं है, मायना निकाला जा सकता है। ये कयास नहीं है। देखिए, आप तो प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप तो पार्टी की ही बात रखेंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक निचोड़ निकालता है, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता है। और अगर वो इतना अनुभव रखने के बाद ऐसी बात कह रहे हैं तो उसका जवाब चाहिए। नहीं,
मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं कयास की बात कोई जरूरी नहीं। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की चीजों को डिकोड कर पाना, मैं नहीं समझता हूँ कि रविंद्र जी तो कोई जासूसी पार्टी है जो हम उसको डिकोड करेंगे? ये तो लोकतंत्र की बात में तो सब ओपन होता है ना। भारतीय जनता पार्टी की जो चाल होती है, जो कदम होते हैं, वो चौंकाने वाला होता है, हरदम होता है और उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। मैंने बेंच स्ट्रेंथ की बात की, इसी तरीके से आपने जैसे एक उदाहरण दिया, मैं भी एक उदाहरण देता हूँ। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम जो है बड़ी कमजोर हुआ करती थी। कभी धोनी को कप्तान बनाया गया, उसके बाद उन्होंने उसके पहले सौरभ गांगुली को, किस तरीके से लोगों को नए नए चेहरों को ले आकर उन्होंने और आज हिंदुस्तान को विश्व की सर्वोपरि टीम बना दिया। तो क्या उस समय कयास लगाए जाते थे, अरे ये गांगुली गलत कर रहे हैं, धोनी गलत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसका काउंटर जवाब दूं मैं आपको? समय की मांग थी, इसका जवाब दे दूं मैं? समय की मांग थी। ठीक है, इसका जवाब तो इसका जवाब दे दूं? पूरा बोल लूं रविंद्र जी, मैं पूरा बोल लूं? ठीक है, जवाब आप शायद जवाब देने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल सवाल करें, लेकिन मैं उसके साथ साथ उसमें कुछ चीजें और जुड़ी हुई है ना अश्विनी जी। आपके जो है आपने खेल की बात करी, खेल से जोड़कर राजनीति की बात आपने करी। मैं जवाब का मतलब यही है कि उसमें से एक बात आपको निकाल कर दे रहा हूं। सौरभ गांगुली की विदाई किस तरह से हुई सब जानते हैं, वीवीएस लक्ष्मण की विदाई किस तरह से हुई सब जानते हैं। तो क्या इस तरह का भी खेल चल रहा है क्या यहाँ पर? सौरभ गांगुली की विदाई किस तरीके से हुई वो सब जानते हैं, धोनी की विदाई किस तरीके से हुई, तेंदुलकर की विदाई किस तरीके से सब जानते हैं। मगर क्या उसका मतलब क्या निकला? टीम मजबूत है हमारी, टीम हमारी कहीं किसी के सामने नहीं हो रही है। ये कहना करना कि विदाई खराब होगी कि ये टीम तो मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, इन लोगों ने जो लगाया है और सबके ऊपर हमारा आशीर्वाद माननीय अटल जी का रहा है। जो उन लोगों की मेहनत, आडवाणी जी की मेहनत जो रही है, आज वो जड़ मजबूत करके गए हैं तो और उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये दो तरह के लोग होते हैं, इसको उदाहरण से समझना होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण मैं देता हूं आपको। हमारे पुरखों ने जो जड़ मजबूत किया उसको हम लोगों ने आगे पल्लवित पुष्पित करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे शरद पवार जी की बात याद आती है। कांग्रेस के लिए ये एक वो क्या कहते हैं जमींदार हैं जिनका सब कुछ लुट गया, इन लोगों ने एक ईंट नहीं रखा और वो उसके बाद अभी भी व्यवहार करते हैं कि हम जमींदार और जागीरदार हैं। लेकिन आपके नेता तो आपसे नाराजगी भी जताते रहे। नितिन गडकरी जी के बयान भी तो सुन लीजिए। अब तो मन करता है राजनीति छोड़ दूं। और एक और मैं याद दिलाता हूं, सत्ता को बदलाव का वाहन होना चाहिए, सत्ता में बने रहने का खेल नहीं। ये नितिन गडकरी जी के ही बयान है। तो ये इतना आहत क्यों? आज आडवाणी जी कहाँ है, यशवंत सिन्हा कहाँ है, शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है? आपके अपने नेता जो आवाज उठा सकते थे वो आज कहाँ पहुंच गए? आडवाणी जी हमारे श्रद्धेय हैं, उनकी उम्र 85 साल से ऊपर है। उन्होंने जो देश पार्टी के लिए जो करना था उन्होंने किया। लेकिन आज जो है येदियुरप्पा को आप लेकर आए, वो तो 75 के हो गए। येदियुरप्पा जी हमारे जो है आज सीनियर मेंबर्स में है। तो अभी जैसे कौशिक जी ने कहा कि बड़ी कमजोर है, तो वो संसदीय दल अगर कमजोर है जिसमें इसे उम्रदराज लोग और अनुभवी लोग हैं, तो हम कमजोर कैसे माने? माननीय राजनाथ जी का उसमें है, मनोज तिवारी जी को पूछना चाह रहे हैं। जी मनोज तिवारी, कमजोर कैसे माने हम? बिल्कुल ठीक। आज इन्हीं के बदौलत 18 राज्यों में हम सत्ता पर हैं, हम कमजोर कैसे माने? ये कौशिक जी की समीक्षा हो सकती है, लेकिन ये देश की समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है मनोज तिवारी जी, देश की समीक्षा नहीं है। बहुत मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं अपने अश्विनी साई जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं क्रिकेट के संदर्भ में जवाब दे लीजिए। अब तान बहुत मजबूत हो, लेकिन टीम के लिए टीम की आवश्यकता है। बहुत आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आए मनोज जी, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि अगर मान लीजिए अश्विनी साई जी आपकी बात नहीं सुन पाएंगे तो आपको वो जवाब शायद उचित नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपकी बात सही पहुंचनी जरूरी। थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आए। तब तक हम भुवन भास्कर जोशी जी को ले लेते हैं। भुवन जी, देखिए मैं इतना कहूंगा, जो मैंने पूरी इनकी वो लिस्ट देखी उसमें मैं भी 27 साल से इसी काम में हूँ। तो मैंने जो अपना चिंतन और करा, जो इनकी एक बात है, बार बार ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये बातें हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा और आज इनकी लिस्ट में भी देख रहे हैं। एक अल्पसंख्यक समुदाय को के व्यक्ति को इन्होंने जगह नहीं दी है पूरी लिस्ट में। आप देखिए कोई भी मुस्लिम चेहरा इनके पास नहीं है। ये बताने को काफी है कि इनकी नीति जी आ रहा है अश्विनी जी, आ रहा है
नीति और नीयत कैसी है, मेरे ख्याल से एकमात्र शहनवाज हुसैन थे, उनको भी आज बाहर करने का काम इन्होंने करा। निश्चित तौर पर अगर ये बोलते हैं, जब ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं, तो 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट अल्पसंख्यक को नहीं। आज की ये गरिमामयी जो इनकी लिस्ट है उसमें कोई स्थान नहीं। निश्चित तौर पर ये जिस तरह समाज को बांटना चाहते हैं और जिस तरह ये हेट पॉलिटिक्स करते हैं, ये हेट पॉलिटिक्स भी इसमें मुझे दिखाई दिए। ठीक है, मनोज जी की बात ले लें, फिर अश्विनी जी आ रहे हैं आपके पास। मनोज जी। जी, मैं अश्विनी जी की बात का क्रिकेट के तरीके से जवाब देना चाहता हूँ जी कि किसी भी टीम को जीत के लिए एक संतुलित टीम की आवश्यकता होती है, और संतुलित टीम का मतलब ये होता है कि उसमें उम्दा खिलाड़ियों का समन्वय हो। दरअसल क्या है, अब वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो कमजोर लोगों को रखे, मजबूत लोगों को रखे, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से अलग हट करके नितिन गडकरी जी एक नहीं, उस पे अश्विनी साई जी ने एक बहुत मजबूत बात कही और वो वाजिब बात भी कही। उन्होंने कहा कि भाई कैप्टन की बात मानकर चलेंगे या अपनी अपनी तरह से कैप्टनशिप अपनाएंगे, अपनी अपनी तरह का तो गेम नहीं खेलेंगे ना। मैं उसी बात का आपको जवाब दे रहा हूँ। दरअसल क्या है कि कैप्टन की बात और टीम का समन्वय ये निर्भर करता है कि कैप्टन को सुनने की क्षमता हो, श्रवण क्षमता हो। भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में अश्विनी जी मैं दल मानता ही नहीं, राजनीतिक दल है ही नहीं है वो। मैंने पहले भी कहा कि वो दो लोगों का संगठन है। अब रही बात लोकतंत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था, यही बात तो भारतीय जनता पार्टी कहती है आपसे कि परिवारवाद में सोनिया और राहुल, सोनिया जी और राहुल के अलावा किसी की जगह ही नहीं है। आप राहुल गांधी पर बाद में आइएगा, मैं आप अरे सर आप वही बात मैं आपको पलटकर पूछ रहा हूँ ना आपसे। कांग्रेस को आप चैनल पर बिठा करके उनकी बात को तो सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा। मैंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र का आलम ये है कि केंद्रीय नेतृत्व में बैठा हुआ व्यक्ति, नितिन गडकरी जैसा व्यक्ति, पार्टी की लाइन से अलग हट करके बिल्कुल वो बात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। उनके मन में जो अच्छा, मणिशंकर अय्यर क्या करते हैं? देखिए, मणिशंकर अय्यर बोलते हैं तो मणिशंकर की अय्यर बात को सुनी जाती है। कांग्रेस में कोई भी बात कहता है तो कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात मैंने कही। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे ही चले गए, वो तो कह रहे राहुल गांधी तो हमें बैठने नहीं देते, बात तक नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते। हार्दिक पटेल भी यही आरोप लगा के गए आप पे। 23 अप्रैल 1992 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए मनमोहन सिंह जैसे लोगों की बात सुनी गई थी। राहुल गांधी ने कहाँ सुनी थी? पर्चा फाड़ के फेंक दिया था उन्होंने। तो आज भी सुना जाता है, जिस समय वो प्रधानमंत्री थे उस दौर में पर्चा फाड़ के फेंक दिया था। रविंदर जी, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनकी असहमति थी तो उन्होंने खुलकर के अपनी, तो प्रधानमंत्री से ऊपर तो नहीं हो गए ना राहुल गांधी? कांग्रेस में ही है। नहीं, प्रधानमंत्री से ऊपर थोड़ी ना हो गए ना। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई नहीं बोलता है। मुझे लगता है अश्विनी जी भी शायद 2-4 साल में शायद मोदी जी से मुलाकात हुई हो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी जवाब दें। देखिए, दो बातें यहाँ आई हैं और मैं अपने भाई जोशी जी का पहले जवाब दे दूं। इन्होंने अल्पसंख्यक की बात की, तो इनकी नजर में देश में, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान है। लालपुरा साहब तो है ही नहीं, सिख तो अल्पसंख्यक है ही नहीं है। तो अब शायद इनके नजर में है तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है और क्या करता है, समाजवादी पार्टी से सीखना है। अब मैं आता हूं, मनोज तिवारी भाई हमारे बहुत देर से सवाल कर रहे हैं, जवाब कर रहे हैं, मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस में जो बात करता है, देखिए हमारे यहाँ दो बातें, अभी यही उदाहरण आ गया, एक देवेंद्र फडणवीस साहब का आ गया और आपने अभी एक और बात कहा कि बातें कैप्टन ठीक होना चाहिए, वो होना चाहिए। आखिर कैप्टन की बात मानकर आज पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहेगा आगे भी। आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप पार्टी की बात की कि वही हो गए हैं। हमारे यहाँ देखिए कोई भी अध्यक्ष, आज कौन है? नड्डा साहब अध्यक्ष हैं। पीछे कौन था? राजनाथ जी भी अध्यक्ष थे, गडकरी जी अध्यक्ष थे। ये लोग कहाँ से आते हैं? ये किसी एक वंशवाद की बेल नहीं है, अमर लता नहीं है। ये लोग इस तरीके से चढ़ के कहीं नहीं आते हैं। ये लोग आते हैं अपने काम के बदौलत, और कोई भी होता है। आपके यहाँ आज इतने दिनों से लोकतंत्र जिंदा है, एक अदद अध्यक्ष की तलाश नहीं पूरी हुई है। 2 बार आपके यहाँ आपके गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष बनाए गए, सीताराम केसरी जी और नरसिम्हा राव जी। सीताराम केसरी जी को किस तरीके से उठाकर ऑफिस से बाहर फेंका गया, उनको ये पूरे देश ने देखा। और नरसिम्हा राव जी जो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री माने जाते थे,
ये माननीय मनमोहन सिंह जी उनके वित्त मंत्री भी हुआ करते थे, उनको दिल्ली में समाधि की जगह नहीं दिया आप लोगों ने। ये है आपका लोकतंत्र। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर विरोध करते हैं तो अभी 2 उदाहरण रविंद्र जी ने दिया, एक उदाहरण मैं भी देता हूं। G23 का गठन होता है और कपिल सिब्बल साहब कुछ बोलते हैं तो उनके घर पे पत्थर चलाए जाते हैं। इस तरीके का विरोध कांग्रेस करती है। कहाँ लोकतंत्र जिंदा है और आप हमेशा बात करते हैं। आप परिवारवाद में रहिए, परिवारवाद में पलिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप चलाइए। भारतीय जनता पार्टी से न समाजवादी पार्टी न कांग्रेस। सीधा आरोप लगा, वो कहते हैं ना कि जिनके घर खुद के घर शीशे के हों तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अश्वनी जी जरा धैर्य से सुनिएगा। कांग्रेस में 60 लोग अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें 3 लोग सिर्फ गांधी परिवार से रहे हैं और वो भी अपनी कार्य क्षमता और क्रियान्वयन के आधार पर रहे हैं। रही बात आपने कही, देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल अब रहा ही नहीं है। ये वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है, ये भाजपा मोदी जी की भाजपा है, जो भारत के तमाम संसाधनों का उपयोग अपने सेल्फ ब्रांडिंग के लिए करती है। और आज की अच्छा, खेल की भाषा में मनोज तिवारी जी कहें, अगर कोई हार्ड हिटर आ गया है राजनीति में तो उससे तकलीफ होने लगी आपको? नहीं, देखिए ना, एक चीज मैं आपको बताऊं रविंदर जी, आज स्वतंत्रता के बाद इस देश में 52 वर्षों तक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भारत के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है, तो उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और सोच को लेकर के क्या अपने पौरसत्व को गाली देंगे क्या अश्वनी जी? नहीं, आपके तो सहयोगी दल भरोसा नहीं करते आप पे। अरे समाजवादी पार्टी आपको जगह नहीं देना चाह रही। महाराष्ट्र में आपकी हालत खराब हो गई। यही तो परिस्थिति है ना अश्वनी जी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके पूर्वजों ने भी और आपके परिवार भी कांग्रेसी परिवार रहा होगा, उन लोगों ने भी कांग्रेस को ही वोट दिया होगा। ये कांग्रेस की विचारधारा थी, कांग्रेस की सोच और कांग्रेस के का क्रियान्वयन और उसकी क्षमता। ठीक, इस देश में लोकतंत्र को गाली मत दीजिए। इस देश में भारतीय जनता पार्टी भी क्या कांग्रेस है क्या? अपना नहीं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हो ही नहीं सकती। मैंने क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय, अभी तो आप यही बोल रहे थे कम से कम कि वहां से कुछ निकला है। कि भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो तो मैंने पूछ लिया था, कौशिक साहब जब बैठे थे उनसे कहा था मैंने। आप तो मेरी बात को दोहरा रहे हैं, अपनी कुछ नया बोलिए। मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने बोला क्या कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं। आपकी बात का जवाब आपके यहाँ लोकतंत्र का चिंतन शिविर से ही चिंता बढ़ जाती है आपकी। तो बिल्कुल है, हमारा दल ऐसा है, कांग्रेस एक ऐसी धारा है जिसमें लोगों को अपने लोगों को अपनी बात कहने का हक भी है और अपने तरीके से क्रियान्वयन करके इस देश की प्रगति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। मैंने जनता ने क्यों नकार दिया आपको? मैंने मनमोहन सिंह जी का उदाहरण दिया, पी चिदम्बरम का उदाहरण दिया, प्रणब मुखर्जी जी का उदाहरण दिया। इन तमाम लोगों ने अपनी सोच के आधार पर इस देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए, निर्मला सीतारमण की बात ठीक है। सुनील कौशिक जी इस देश बहुत डंके की चोट पे कह रहे हैं। ठीक है, बोलिए शाह जी। मनोज भाई ने अभी कहा कि 3 अध्यक्ष रहे और कैसे आंख बंद हो गई। मनोज भाई, मोतीलाल नेहरू से शुरू कीजिए और राहुल गांधी तक आ जाइए तो अपने आप गिनती आ जाएगी आपको। सिर्फ 3 क्यों बोल रहे हैं? अश्वनी जी, मोतीलाल नेहरू का जब दौर था ना, उस देश में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की क्षमता लोगों को नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बहुत कठोर सवाल है। बहस जो है दूसरे रुख में चली जाएगी, लेकिन क्योंकि बहुत सुनिए, आदरणीय नरेंद्र संसदीय बोर्ड और कमेटी की बात कर ले, प्रधानमंत्री है नहीं तो फिर कांग्रेस खेलेंगे हम लोग थोड़ी देर तक। एक सवाल मेरा, और जब आप घेरेंगे ना कांग्रेस पे तो फिर आप फिर बगले झाकेंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। सर, एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अश्वनी जी से कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके पूर्वज भी उनके पूर्वज होंगे ना, उनका इस देश के लिए क्या योगदान है? अरे भाई, आदम और हवा की संतानें सभी हैं, तो आप मान लीजिए उसमें कौन सी बात आप कहाँ जा रहे हैं? सब कांग्रेस की बात था। आपने मोतीलाल नेहरू का, ये तो वो कांग्रेस है जिसको गांधी जी बंद करना चाहते थे। आज कौन से कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कामराज जी के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देवराजन के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस आई की बात कर रहे हैं, शरद पवार के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी के कांग्रेस, सभी कांग्रेस हैं। यहाँ तो कांग्रेस सभी है भाई। कौन सा कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के 5 लोगों को नाम जो इस देश की आजादी में और देश की आजादी में शिरकत किया उन्होंने। अच्छा, एक सवाल बता दीजिए मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में कब से आई है बता दो? वही जो मोदी जी जो आजादी की बात तो कर रहे हैं, ये नारा के साथ आप लोग चलते हैं। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी
कब से अस्तित्व में आई? आजादी की जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसको लेकर बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आप सुना रविंदर जी, जरा मुझे टाइम दीजिएगा और समय दीजिएगा। इनकी मातृ संस्था जो थी ना, मातृ संस्था जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, उसका 1914 में ही अभ्युदय हुआ था। और मैं इतिहास बताता हूँ, 1914 में जब पहला हरिद्वार अधिवेशन हुआ था, सुन तो लीजिए, सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए। 1914 में इनका पहला हरिद्वार अधिवेशन में नंदी जी ने विगत अंदरूनी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में माहौल बनाने की खातिर 1857 के बाद से संघर्ष होता रहा और इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बना करके बहुत छोटी सी बात है, होली खेलनी शुरू कर दी, बहुत छोटी सी बात है, खड़ा कर दिया। बहुत छोटी सी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फाउंडेशन जब रखा, उसके बाद से धीरे धीरे करके आज जिस मजबूत स्थिति में पहुंची है, तो किसी कारण से पहुंची होगी ना। जनसंघ की, कांग्रेस की कमजोरी की वजह से नहीं पहुंची है। रविंदर जी बता रहे हैं कि जनसंघ की उत्पत्ति और उसकी मातृ संस्था की जो, ठीक है, मैं जनसंघ की उत्पत्ति मान लेता हूँ आपकी बात, वो तो उसमें तो कोई, वो तो हिस्ट्री में है, वो सब लिखा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दल के रूप में जब फाउंडर मेंबर बने अटल बिहारी जी, मैंने सर उसके बाद से लगातार स्थिति उनकी मजबूत होती गई। आप क्यों कमजोर होते चले गए? यहाँ तो संगठन की मजबूती की बात चल रही है, वो मजबूत हो गए, आप कमजोर हो गए। रविंदर जी मेरे एक बात का जवाब, आप सवाल कर रहे हैं तो मेरे एक बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ही पूछ लीजिए। उन्हीं से पूछ रहे हैं सर, ये दे रहे हैं आपकी बात का जवाब। हाँ, अरे ये लोग बोल रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कांग्रेस नहीं है। लेकिन अश्वनी जी जरा मुझे ये बता दीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा नगण्य है। यही तो कांग्रेस और भाजपा। तो इस बात से आप खुश ले लीजिए। आप दिक्कत ये है कि आप अपनी मजबूती की तो बात कर नहीं रहे, पार्टी बन जाइए, कौन रोकता है? आप अपनी मजबूती की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी आगे ना लीजिए। वो अपनी मजबूती की बात कर रहे हैं संगठन की। जोशी साहब, समाजवादी पार्टी जिस नेता के तौर पर जानी जाती थी, वो नेता बेहद कमजोर हो चुका है, उसी को धरतीपुत्र कहा जाता है। जब नितिन गडकरी की बात आती है तो विरोधी दल के नेता भी उनको सम्मान देते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति मुलायम सिंह यादव की थी, लेकिन वो छवि जो लेकर चले थे मुलायम सिंह यादव, आज अखिलेश यादव की वो छवि नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर गए। तो ये भी कहा जा सकता है कि आपकी पार्टी में भी बड़े बड़े नेताओं ने विरोध की आवाज उठाई, आप भी अपने संगठन को मजबूत नहीं रख पाए। आप भी जिस विचारधारा को लेकर मुलायम सिंह यादव चले थे, उस विचारधारा को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। कहा तो, लेकिन शायद नहीं बढ़ पाए, जिस पर नाराजगी भी सामने आई कई बार मुलायम सिंह यादव की। शिवपाल यादव अलग हो गए। ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का कारण बना। और बदलते दौर में राजनीति बदली है क्या? संगठन के मजबूती की तो बात की जाती, लेकिन आपका संगठन मजबूत नहीं आता, जिस वजह से आपको हर जगह मात खानी पड़े। जमीनी जुड़ाव नहीं है जो होता था कभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति तक पहुंची। उनकी जो रणनीति है, उनके जो लोग हैं, वो ऊपर से एक विचार चलता है और उस विचारधारा में आगे बढ़ते हैं। आपकी पार्टी में इस तरह की कमी आ गई शायद, और बाकी पार्टियों में भी। रविंदर जी, मैं आपकी एक बात से पूरी से सहमत हूँ। आदरणीय नेताजी धरतीपुत्र थे, उनका जो सम्मान था वो विपक्ष के लोग भी बहुत ज्यादा करते थे, और उनकी बात को पूरा सदन, चाहे वो किसी के सरकार रही हो, अगर उन्होंने कोई बात कह दी उसको बहुत गंभीरता से लेता था। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में, अगर विपक्ष के नेताओं का सम्मान करना कोई जानता है और एक आम कार्यकर्ता का सम्मान करना कोई जानता है, तो वो केवल नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। क्योंकि हम जैसे साधारण परिवार के लोग अगर राजनीति में हैं, तो निश्चित तौर पर केवल अखिलेश यादव जी के उस विजन की है जो साफ सुथरी छवि के लोगों को और ऐसे लोगों को जो पढ़ने लिखने वाले को आगे बढ़ाने में। पर मैं कहना चाहता हूँ जो नई सपा है वो यही सपा है कि नए पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाने में अखिलेश यादव जी का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन सदन में अखिलेश यादव की जो भाषा रही वो सबने सुनी, और इस भाषा की उम्मीद एक पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं की जाती। बात वहीं आ रही है कि आपका नेता कैसा हो, उसकी भाषा कैसी हो, और उसका निर्देश हर किसी को मानना पड़े, इसलिए कि उनमें वो एक उदारता देखता हो और उनसे एक सीख लेता हो। ये भाषा क्यों बदल गई? रविंदर जी, उस पूरे एपिसोड को अगर आपने देखा होगा, उसमें देखा होगा कि पक्ष के कारण
एक व्यक्ति को आगे कर दिया जाता है, उसके चेहरे की वजह से, उनकी जाति की वजह से आगे कर दिया जाता है, और निश्चित तौर पे वो इस तरह के आरोप लगाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी पर करते हैं। और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा इन बातों को इग्नोर कर जाते हैं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो अमर्यादित थी, और अमर्यादित भाषा का जब उन्होंने आचरण, वो भी सदन में सब लोगों के बीच में, उसमें पक्ष विपक्ष के लोग भी थे, अगर उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग करा तो एक मनुष्य प्राणी होने के कारण निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप भी कभी ना कभी उस मौके को चूक जाते हैं, और निश्चित भुवन जी कई मौके ऐसे आए, खैर ये पब्लिक है, सब जानते हैं। सुनील कौशिक जी, ऐसे नेता क्या आज कम हो रहे हैं जो जमीनी रूप से कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं, जिनका चेहरा, जिनके काम उनकी पहचान होते हैं, जो संगठन के अंदर रहकर एक सूरज की तरह काम करते हैं, जो दूसरों को रोशनी देते हैं और संगठन को मजबूत देते हैं? आज ऐसे नेताओं की कमी है? बिल्कुल, मैं रविंद्र जी आपकी बात से सहमत हूँ, और जो जोशी साहब कह रहे थे मैं बिल्कुल 1% भी उस बात से मैं सहमत नहीं। मुलायम सिंह की तुलना अखिलेश यादव से की जाए, मैं कहूँगा बिल्कुल नगण्य। मुलायम सिंह का कद और मुलायम सिंह यादव जी के जो साथ के राजनीति करने वाले लोग थे, उनकी क्या अहमियत थी, वो मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, क्योंकि कई साल उस क्षेत्र में ब्यूरो रहा मैं किसी अखबार का, तो निश्चित तौर से जितना मुलायम सिंह जी को जानता हूं उतना अखिलेश यादव जी को भी जानता हूं। तो मुलायम सिंह कद्दावर नेता रहे, कई बार के मुख्यमंत्री इसलिए रहे कि कुछ भी बात मुलायम सिंह यादव जी के मुंह से निकल जाती है, निकल भी गई है कई बार, तो बहुत ज्यादा राजनीतिक विरोध नहीं हुआ उस बात का। और संसद सत्र के दौरान आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह जी का जो सम्मान होता है, और आज की स्थिति में आप देखो कि प्रधानमंत्री उनके यहाँ शादी में, मैंने ये इसलिए सुनील जी पूछा क्योंकि हमने गडकरी जी की तरफ भी इशारा किया, मुलायम जी की तरफ भी इशारा किया, अटल जी की तरफ भी इशारा किया। तो क्या ऐसे नेताओं की कमी है? जब हम संगठन की बात करते हैं, हम समिति की बात करते हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं, उसको मजबूती देने की बात कर रहे हैं, तो क्या अब ऐसे चेहरे दिखने बंद हो जाएंगे? नहीं, देखो कुछ समय तक तो रविंद्र जी सत्ता में हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में टिके रहना मुझे लगता है ये सब घातक है। और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 2004 की बात करें, सोनिया गांधी ने सर्वमान्य तरीके से सारे नेताओं को सुना, सारे नेताओं को समझा, सारे नेताओं को अहमियत दी, तो वो 10 साल तक सत्ता में रहे। और कांग्रेस के उसके बाद बदलाव आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राहुल गांधी के हाथ में कमान पहुंच जाती है, तो फिर कांग्रेस बिखर जाती है। वही समाजवादी पार्टी में भी देखा, जब मुलायम सिंह जी रहे तब तक ठीक था। अखिलेश यादव 4 इलेक्शन हार गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जब कमान अखिलेश यादव जी के हाथ में आई तो सारे चुनाव हारे गए हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हमने जब संगठन की समिति की बात की, तो अगर आप सीएम को उसमें तवज्जो नहीं देते हैं, कोई वर्तमान सीएम नहीं है, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? कहीं ना कहीं कुछ चीजें कमजोर हो रही हैं। नहीं, कमजोर नहीं, देखो दिक्कत क्या होती है रविंद्र जी, कि कोई पार्टी का वरिष्ठ नेता किसी निचले स्तर के नेता को चैलेंज के रूप में देखने लगे और उससे घबराने लगे, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती। वही भाजपा में मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं। सुधा यादव को आप देख लीजिए, क्या राजनीति की अहमियत है उनकी, क्या योगदान है भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए। आप इकबाल जी को देख लीजिए, जो एक्स IPS है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने, तो उनकी क्या अहमियत रही, और कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के बने हम सब जानते हैं। उसके बाद चुनाव के समय पंजाब में होता है, फिर हटाया जाता है, और फिर दोबारा अल्पसंख्यक आयोग का फिर दोबारा चेयरमैन बनाया जाता है, और आज फिर ये स्थिति हो गई। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी क्या अहम भूमिका रही। जो राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश से आते हैं, केवल दलित के नाम पर उनका नाम लिया जा रहा है, दलित का मतलब सिंबॉलिक है, दलित चेहरे के रूप में उनको लगाएंगे, सिंबॉलिक है, उनका अपना महत्व कुछ नहीं है। हाँ, अपना कुछ महत्व नहीं है, लेकिन चुनाव के समय में ये बताने को हो जाएगा कि सब अल्पसंख्यक का भी हमारी कमेटी में है, ओबीसी से भी है, SC से भी है, और ये सारी चीजें वहां दिखाने के लिए तो ठीक है। ठीक है, अश्विनी साहब, ये बड़ा सवाल यहाँ पर सुनील कौशिक जी ने खड़ा किया है कि सिंबॉलिक रूप से आप चेहरों को दिखाकर ये तो कह सकते हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन दलगत जो आवाज मजबूती से उठाता है, ऐसा तो कोई चेहरा नजर नहीं आता जो आपकी कोई बात खराब लगे बड़े नेता की और वो विरोध कर दे, प्रोटेस्ट कर दे कि नहीं साहब यहां पर आप गलत हैं, आपको ये इसकी जगह ये पॉइंट रखा जाना चाहिए। अब ये अंदर जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में वही लोग होते हैं, न कौशिक जी, न मैं, न आप, न जोशी जी, न मनोज जी। तो ये अंदर कौन विरोध करता है, कौन करता है। अब प्लेटफॉर्म पर बाहर आकर विरोध करना है, क्यों ही विरोध कहा जाए तो वो अलग बात है, तब तो वो बगावत हो जाती है। लेकिन अगर अंदर पे अपनी राय रखने की बात है, तो अगर 10 लोग हैं तो 10 में हो सकता है कि एक राय भी हो सकती है और 2, 4, 5 राय भी हो सकती है, जो होती होगी, क्योंकि संसदीय दल में न कोई नहीं जाता है,
बाकी चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें भी कोई नहीं जाता है, उसकी बातें हर बात बाहर नहीं आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बाहर हम कयास ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं कौशिक जी का कहना चाहूंगा, अभी तक अश्विनी जी कौन सी चीजें जिस पे आपको लग रहा है कि हमने कयास लगाने की कोशिश की? हमने बहुत फैक्टोरियल बात करी। मैं आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जब माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय पहली बार, इस बार की बात नहीं कर रहा, पहली बार तो सारे मीडिया में सारे विरोधी दलों ने, उनको अनुभव नहीं है, वो नए बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी क्या करती है, यस मैन को ले आई है, वो संघ के आदमी है, वो भाजपा के आदमी है, 100 तरह की चीजें। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जी को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया, नौसिखुआ है, नए हैं, उनकी कृपा से बने हैं, ये हुआ, 100 बातें आई। दोनों लोगों ने अपनी उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अपने प्रदेशों के अंदर साबित करके दिखा दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र में दिखा दिया है झंडे गाड़कर, और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने झंडे गाड़कर दिखा दिया है। जब इनको मौका मिलेगा ये आगे जाएंगे। जब दूसरी और भुवन जी कुछ कह रहे हैं आपसे, भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भुवन जी देखिए, नई भाजपा यही है, एक लोकतांत्रिक सरकार को अगर ये लोग हटा दे और उसको कहते हैं झंडे गाड़ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात। वो पहली बार की बात, जब पहली बार की बात की। अब जोशी साहब इतने परिपक्व होने के बाद बातों को न समझ पाए तो फिर वही अब स्थिति, अब जैसा कि अभी हमारे कौशिक साहब ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी और उनमें अंतर है, कितना अंतर आ गया है। यहाँ पर मद और मोह की राजनीति होती है और वहाँ पर जो है व्यक्तिवाद और क्या कहते हैं जनता की राजनीति। आपका जवाब कौशिक साहब जी से आखिरी टिप्पणी लें। कौशिक जी जवाब दीजिए, फिर समापन। सुन नहीं पाया। अश्विनी जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। नहीं, वो देखो, ये योगी जी के बारे में जरूर नहीं, कभी नहीं कहा मीडिया ने कि वो नए सिकिए हैं, कैसे प्रदेश चलाएंगे। देवेंद्र जी के बारे में जरूर चर्चा हुई थी। हाँ, मतलब नए चेहरों पर कई सवाल खड़े हुए, कयास लगे, मीडिया ने भी कहा। अखिलेश यादव भी जब मुख्यमंत्री बने या कोई जब पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर आता तो ये मीडिया में चर्चा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये परिपक्वता होती है उनकी कि अगले 5 साल उनको काम दिया है तो उभर के निखर के आना चाहिए उनको। और दूसरी बात आपने देखा होगा अश्विनी जी, आप भी जानते हैं कि 5 साल मुख्यमंत्री होने के बाद बीजेपी मोहर लगाने तैयार नहीं थी, तो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हटाए गए, ये आप भी जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की चर्चा कर लो, पंजाब गुजरात का तो पूरा ही मंत्रिमंडल बदल दिया। तो क्या आप एक छोटा सा सवाल और संक्षेप में जवाब दीजिए। बीजेपी ने जो फैसला उस समय लिया मुख्यमंत्री बनाते समय, वो गलत फैसला था और बाद में मुख्यमंत्री पद से उनको उठाया गया। सुनील कौशिक जी, समय खत्म हो गया, एक छोटा सा जवाब हमें देते हुए चलिए। वर्तमान में किस दौर में गुजर रही, किस दौर से गुजर रही है राजनीति, और ये जो सारी चीजें आई हैं समिति और बोर्ड को लेकर, ये क्या छाप छोड़ेंगी राजनीति पर या उन लोगों पर जो राजनीति में आना चाहते हैं? रवीन जी, सिर्फ मैं 2 लाइन में ये कह दूंगा, आज की राजनीति को जो कैप्टनशिप शुरू हुई है ना, जो अभी अश्विनी जी ने कहा कि कैप्टन की बात माननी पड़ेगी, बिना कैप्टन के कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा घातक होता जा रहा है राजनीति में। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अमित शाह या मोदी हो, कैप्टन वाली जो राजनीति है ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए घातक है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति, दोनों चीज़ों को समझना होगा। जिस तरह की राजनीति की बात चल रही है उसको लेकर अगर कैप्टन रहेगा और खिलाड़ियों की बात ना सुने, खिलाड़ी अपनी बात कैप्टन से ना कह पाए, हिचकिचाएं, तो क्या उसे हम एक बेहतर टीम कहेंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से अपना पक्ष रख रही है, 2024 का संकेत दे रही है कि भाई बात हम सबकी करेंगे, भले ही वो तगड़े हों या ना हो। जिसे बात रखनी है रखे, हमें अगर सही लगेगी तो हम मानेंगे, अगर हमें सही नहीं लगेगी तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन राजनीति में क्या बहुत कुछ बदल रहा है? क्या सच में एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने आ रही है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है? ये हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि हम आपके सामने सिर्फ आईना रखते हैं। राजनीति की जो शक्ल है वो अपने आप आपके सामने आ जाती है। फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।